नमस्कार साथियों। कहते हैं सत्ता का सुख भोगने के लिए कई तरह के पापड़ बेलने पड़ते हैं और अगर आज भारत की वर्तमान राजनीतिक स्थिति देखी जाए तो कहीं ना कहीं ये लाइन बिल्कुल पूरी तरह से फिट बैठती है। अब आप बात चाहे बंगाल की कर लीजिए या फिर केरलम की कर लीजिए या तमिलनाडु की कर लीजिए। खैर, स्वागत है आप सभी का आज के इस बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो है तमिलनाडु का जो राजनीतिक स्थिति अभी बनी हुई है उसके बारे में। आज हम लोग समझेंगे इस वीडियो में कि किस तरीके से तमिलनाडु की राजनीति इवॉल्व हुई है, वर्तमान समय में जो घटनाएं वहां घट रही हैं किस तरीके से इतिहास से जुड़ी हुई हैं और इनका क्या प्रभाव आगे पड़ने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस चर्चा की और हमारी शुरुआत होगी आजादी से पहले 1916 की, जब जस्टिस पार्टी बनाई जाती है। सीएन मुदलियार जी के द्वारा एक ग्रुप बनाया जाता है मद्रास में, उस समय मद्रास हुआ करता था। और ये ग्रुप बनाने का जो मेन कारण है वो वही जातिवाद, जो ब्राह्मणिकल कल्चर जो बिल्कुल पूरी तरह से समाज में रिजिड हो चुका था, उसके खिलाफ जस्टिस पार्टी बनाई गई थी। बाद में जो मद्रास के बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर, जिनको कि लोग सम्मान से और प्यार से पेरियार भी कहते हैं, ईवी रामास्वामी जी की इसमें एंट्री होती है जस्टिस पार्टी में। जब ईवी रामास्वामी जी की एंट्री होती है तो जस्टिस पार्टी को एक नई कह लीजिए रौनक आती है, इस पार्टी में नई चमक दमक मिल जाती है और नई बुलंदियों पर यह पार्टी चली जाती है। जब इस पार्टी का ग्रोथ हो रहा होता है और भारत भी उसके साथ साथ आगे बढ़ रहा होता है तो 1937 में होते हैं चुनाव। एक बार आजादी से पहले चुनाव हुए थे, अंग्रेजों के साथ कुछ कोलैबोरेशन हुए थे, कुछ मुद्दों पे बात सहमति बनी थी और चुनाव हुए थे। उस चुनाव में मद्रास में इंडियन नेशनल कांग्रेस को लीड कर रहे होते हैं सी राजगोपालाचारी और एक तरफ से होती है जस्टिस पार्टी। जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो कांग्रेस पार्टी जीत जाती है, यानी सी राजगोपालाचारी जी उधर विजयी होते हैं। जब कांग्रेस पार्टी मद्रास में जीत जाती है तो कांग्रेस पार्टी पूरे देश को यूनिफाई करने के इंटेंशन से एक काम करती है और वो काम क्या होता है, तो पूरे देश में हिंदी भाषा को लागू करना एजुकेशन सिस्टम में। अब जब हिंदी भाषा पूरे देश में लागू की गई तो मद्रास में भी लागू होगा। ये बात जो साउथ के लोग थे उनको अच्छी नहीं लगी, उन्हें ऐसा लगा कि भाई हिंदी हमारे ऊपर कहीं ना कहीं थोपी जा रही है। और इस बात का ऐसा गहरा असर हुआ कि आज तक नॉर्थ की पार्टी अकेले दम पे उधर सरकार नहीं बना पाती है। इवन बीजेपी जैसी नेशनलिस्ट पार्टी जो कि हिंदूवादी पार्टी है, लेकिन केरल में और तमिल में हिंदुओं की संख्या ज्यादा होने के बावजूद वहां सरकार नहीं बना पाती है, क्योंकि समस्या भाषा का आ जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि हिंदी जबरदस्ती उनके ऊपर थोप दी गई थी। जब चुनाव के नतीजे आए और हिंदी उनके ऊपर थोपी गई तो उधर एक अलग कल्चर जो है डेवलप होने लगा, एक अलग सोच डेवलप होने लगा। सोच डेवलप होने लगा द्रविड़ नाडु नाम के नया देश बनाने का। जो पेरियार थे ईवी रामास्वामी जी, उन्हें ऐसा लगा कि भाई हमें अपना एक नया देश चाहिए। बाकी के जो प्रेसिडेंसी थे इंडिया में वो भी कुछ ना कुछ इस तरीके का विचार रखते थे, लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं सरदार पटेल की कितनी बड़ी भूमिका रही है पूरे भारत को यूनिफाई करने में। तो भारत तो यूनिफाई हो गया, द्रविड़ नाडु नहीं बना। लेकिन समस्या ये हुई कि जो ईवी रामास्वामी जी थे उनका चुनाव लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनका केवल था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट उन्होंने शुरू की थी और इसको द्रविड़ कजगम नाम दिया था। द्रविड़ कजगम डी के, यानी एक कह लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि ब्राह्मणिकल कल्चर के खिलाफ काम कर रही थी और जो इनका डिमांड था द्रविड़ नाडु, ये इस सोच को आगे बढ़ा रही थी। लेकिन जब भारत आजाद हुआ, यूनिफाई हो गया देश, तो 1950 में चुनाव होने वाले थे। तो जो ईवी रामास्वामी जी हैं पेरियार, उन्होंने बोला कि भाई हम लोगों को चुनाव से कोई मतलब नहीं है, वो इस चुनाव से बॉयकॉट करना चाहते थे। लेकिन जो अन्ना दुरई जी थे इस पार्टी के सदस्य, जो कि चाहते थे कि हम चुनाव लड़े, तो वो क्या करते हैं, द्रविड़ कजगम से अलग होकर के और कुछ फॉलोअर्स को अपने साथ लेकर के एक नई पार्टी बनाते हैं, द्रविड़ मुनेत्र कजगम। अन्ना दुरई जी की पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कजगम बन जाती है, चुनाव लड़ती है। और आने वाले समय में पूरे भारत में जब कांग्रेस का शासन चल रहा था तो सबसे पहली पार्टी बनती है जो अकेले दम पे किसी राज्य में सरकार बनाती है। आगे चल के इस पार्टी को करुणानिधि जी और बाद में एम के स्टालिन, जो कि अभी जो है डीएमके के लीडर हैं, इन लोगों ने लीड किया। करुणानिधि जी जब डीएमके के प्रेसिडेंट होते हैं तो एक बार अपने ट्रेजरर एमजी रामचंद्रन जी से हिसाब मांगते हैं अपनी पार्टी के खर्च को लेकर के। इस हिसाब पे जब चर्चा होती है तो दोनों में मतभेद हो जाता है और जब मतभेद होता है तो रामचंद्र जी अलग हो जाते हैं, अपनी एक अलग पार्टी बनाते हैं। चूंकि जो पार्टी डीएमके थी वो किसके नाम पे थी, अन्ना दुरई जी ने शुरुआत करी थी। बाद में करुणानिधि और स्टालिन जी आए हैं तो करुणानिधि से बहस होती है
आपके रामचंद्रन जिनकी, और वो अलग हो जाते हैं और अन्ना दुरई जी के नाम से ही एक पार्टी बनाते हैं, AIADMK, ऑल इंडिया अन्ना। जो ऑल इंडिया अन्ना में अन्ना है, ये अन्ना दुरई जी वाला अन्ना है, यानी अन्ना दुरई जी की सोच को आगे बढ़ाते हुए ये नई पार्टी बनाते हैं AIADMK। फुल फॉर्म वही है, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम। और जो सरकार इनकी जब बनती है तो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग गवर्नमेंट इनकी चलती है, यानी कि सबसे ज्यादा लंबे समय तक तमिलनाडु में ये अपनी सरकार बनाने में सक्सेस हासिल करते हैं। बाद में जब रामचंद्र जी की डेथ होती है तो जयललिता जी इस पार्टी को लीड करती हैं। 2016 तक जयललिता जी इस पार्टी को लीड करती हैं और फिर उनकी डेथ होती है। जब उनकी डेथ हुई थी तो पूरा साउथ उनके जो है डेथ सेरेमनी में शामिल हुआ था, लाइव हम लोगों ने देखा था टीवी के ऊपर। तो इस तरीके से वहां की जो दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां जो कि कन्वेंशनल पार्टियां हैं वहां की, डीएमके और AIADMK का इवोल्यूशन हुआ। लेकिन तब एंट्री होती है हमारे थलापति विजय की 2026 में। ये एक नई सोच के साथ उन कन्वेंशनल पार्टियों को पीछे छोड़ देते हैं और जब 2026 के चुनाव के नतीजे आते हैं तो बिल्कुल स्टार की तरह ये उभरते हैं और सबसे बड़ी पार्टी इनकी बनती है। लोगों ने इनको सोने का ताज पहनाने का प्रयास किया पर कुछ पॉइंट से चूक गए और वो कुछ पॉइंट इतने ज्यादा चुभने लगे हैं अभी के समय में विजय जी को कि वो जो सोने का ताज था वो अब कांटों का ताज बनते हुए दिख रहा है। अगर जो विजय जी हैं, थलापति विजय, वो अगर मुख्यमंत्री की शपथ नहीं ले पाते हैं तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हार होगी, क्योंकि जो वहां के गवर्नर हैं वो प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। हर स्टेट के गवर्नर प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। प्रेसिडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, यानी कि इनडायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अभी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने नहीं दे रही है, क्योंकि संविधान में तो सीधा नियम है कि गवर्नर जो सबसे बड़ी पार्टी है, या तो आप बहुमत में है तो सभी लोग आ जाइए, अगर कोई बहुमत में नहीं है जो सबसे बड़ी पार्टी है वो आइए भाई, आप मुख्यमंत्री पद की शपथ लीजिए, बाद में विधानसभा जाइएगा, वहां फ्लोट टेस्ट होगा, अगर आपने फ्लोट टेस्ट में बहुमत साबित कर दिया तो आप मुख्यमंत्री रहेंगे, अगर नहीं किया तो दोबारा चुनाव हो सकते हैं। प्रावधान तो ये है, लेकिन अभी गवर्नर इनको मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से रोक रहे हैं। अब इसका क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम सभी इस चर्चा से जुड़े रहेंगे। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद।